इधर देखिए सब लोग ध्यान से सुनिए, एक बार यहाँ और एक दो बार घर पूरा तैयार हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ शब्द, क्योंकि अगर ये शब्द आप नहीं जानते रहेंगे तो किसी भी प्राणी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, एल्गी के अंदर, या मानव के अंदर, या फिर अन्य प्राणियों के अंदर। किसी भी प्राणी के अंदर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको इन शब्दों की जानकारी नहीं रहेगी तब तक। तो आप पढ़ रहे थे फंजाई में रिप्रोडक्शन, लेकिन हमने सोचा कि पहले आपको इन शब्दों की जानकारी दे दे, तब इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हम मानव से रिलेटेड ये तमाम शब्द लिए हुए हैं, मानव में रिप्रोडक्शन से संबंधित, लेकिन इसी तरह से मिलता जुलता शब्द फंजाई में भी रहेगा, एल्गी में भी रहेगा, यानी कोई आपको समस्या तब नहीं होगी, क्योंकि ओवरऑल आप जानते रहेंगे, आउटलाइन जानकारी आपको रहेगी। तो जब कोई विशेष शब्द किसी टॉपिक का आएगा बैक्टीरिया के अंदर या फंजाई के अंदर, तो आप उसे समझ पाएंगे। तो चलिए इन शब्दों को हम लोग एक एक शब्दों को सीखते हैं। सबसे पहला शब्द इसमें आता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है? तो एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, चार से 8 सेल, इस तरह से कोशिकाओं की काफी संख्या जो बन जाती है, इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। इंग्लिश के अंदर कहते हैं सेल डिवीजन। लेकिन अभी तो आप एक लाइन में समझ गए, लेकिन सेल डिवीजन से संबंधित एक बड़ा टॉपिक है, यह बड़े नियम कानून के साथ होता है, गुणसूत्रों की गिनती के साथ होता है। अभी आप एक लाइन में सिर्फ इतना ही जान गए कि कोशिकाओं का भारी संख्या में बन जाना, यानी 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, कोशिकाओं का बन जाना ही क्या है? कोशिका विभाजन। इतनी जानकारी आपको हो गई। अब दूसरा शब्द देखिए हम लोग सीखते हैं सोमैटिक सेल और एक है जेनरेटिव सेल। ये दो तरह की सेल है। सोमैटिक सेल को हिंदी के अंदर कहते हैं कायिक कोशिका और जेनरेटिव सेल को हिंदी के अंदर कहते हैं जनद कोशिका। आप समझिए कायिक कोशिका और जनद कोशिका क्या है, ध्यान से समझिए। जो देखिए कैच करेगा मेरी बात को अभी का अभी सीख जाएगा, और नहीं कैच करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। एक शब्द आप समझ गए कि नहीं? सेल डिवीजन समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि कायिक कोशिका और जनद कोशिका में क्या अंतर है, यानी सोमैटिक सेल और जनरेटिव सेल में क्या अंतर है। तो आपके पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे कहते हैं सोमैटिक सेल, यानी किसी भी प्राणी के शरीर में पूरी कोशिकाएं जो पाई जाती हैं उसे सोमैटिक सेल कहते हैं। लेकिन उसके शरीर के अंदर जो कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में भाग लेती है उन्हें कहते हैं जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल, यानी कि जनद कोशिका। तो बताइए, हम लोगों के शरीर में तो पूरी कोशिकाएं सोमैटिक सेल है, लेकिन जनद सेल कहाँ होगी? तो सुनिए, जनद सेल कहाँ होगी? पुरुष के पास जो जननांग होता है वो होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। तो वृषण के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो होती हैं जनरेटिव सेल। पुरुष के अंदर क्या होता है? वृषण। और वृषण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं जनद कोशिका, और इंग्लिश में कहते हैं जनरेटिव सेल। उसी तरह से फीमेल यानी कि मादा या फिर महिला के पास भी जननांग होते हैं, और उस जननांग को कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं? तो 2 ओवरी होती है। जैसे 2 टेस्टिस होता है, वैसे प्रत्येक महिला के अंदर 2 ओवरी होती है। तो ओवरी के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जनद कोशिका या फिर जनरेटिव सेल। आपके पूरे शरीर के अंदर क्या है? सोमैटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका। पूरे शरीर के अंदर क्या है? सोमैटिक सेल यानी कि कायिक कोशिका। जैसे हाथ के अंदर क्या है? सोमैटिक सेल, कायिक कोशिका। लेकिन जननांगों के अंदर यानी कि पुरुष में टेस्टिस के अंदर या वृषण के अंदर, हिंदी में वृषण कहते हैं, और महिलाओं में ओवरी के अंदर यानी कि अंडाशय के अंदर क्या होती है? जनद कोशिका। ये क्लियर हो गया? तो बताइए, सोमैटिक सेल ज्यादा रहेंगी कि जनरेटिव सेल ज्यादा रहेंगी? सोमैटिक सेल, क्योंकि पूरे शरीर में सोमैटिक सेल, केवल जननांगों में ही क्या है? जनरेटिव सेल। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगला शब्द है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम शब्द बार बार आएगा।
तो क्रोमोसोम क्या होता है, तो देखिए यह कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक और इसी केंद्रक के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? बताइए क्रोमोसोम की संख्या कोशिका के अंदर निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है? निश्चित। मानव के अंदर कितनी है? 46। समझ गए? यहां तक आप समझ गए क्रोमोसोम तक। क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। अगला शब्द है माइटोसिस और इसके बाद मियोसिस। माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन और मियोसिस को हिंदी में कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब सुनिए ध्यान से, माइटोसिस और मियोसिस ये दो तरह का सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है, दो तरह का। एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। ये दो तरीके हैं किसका? कोशिका विभाजन। अब दोनों तरीकों को पूरा दिमाग लगा करके समझिए कैसे होता है, बहुत ही शॉर्ट में हम बता रहे हैं मानव की कोशिका को लेकर के। अगर पहले हम माइटोसिस समझते हैं, माइटोसिस में जैसे मानव की कोशिका है तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। और इस कोशिका से जब दो कोशिका बनेगी ना तो एक से कितने बनेगी? 2। एक से कितनी बनेगी? 2। तो बताइए हम क्या बता रहे हैं? माइटोसिस मानव की कोशिका में, ऐसे हर प्राणियों में होता है। तो मानव की कोशिका में जब माइटोसिस होगा तो एक से कितनी सेल बनेगी? 2। और जैसे पहले कोशिका में 46 था वैसे दोनों कोशिकाओं में क्या रहेगा? 46। तो बताइए यहां भी 46 और नीचे भी 46, यानी कि मदर सेल में भी 46 और डॉटर सेल में भी 46। तो बताइए 46 समान है कि नहीं है? इसलिए समान है तो इसको बोलेंगे समसूत्री विभाजन, है कि नहीं है? अच्छा, ये कहाँ होता है? ध्यान से समझिए, ये जो माइटोसिस होती है ये होती है सोमैटिक सेल में। किसमें होती है? यानी हमारे पूरे शरीर में क्या होती है? माइटोसिस। माइटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। अब समझिए मियोसिस, तो मियोसिस को क्या लिखा गया? अर्धसूत्री विभाजन। अब सुनिए, देखिए समझ लीजिए, ये देखिए मानव की सेल में अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 4 कोशिका बनेगी। देखिए 46, ये तो मदर सेल है, ऐसे बनेगी 1 से 2। कितनी बनेगी? 1 से 2। अब फिर 2 से कितनी बन जाएगी? 4। इससे भी 2 बनेगी, कितनी हो गई? 4। बताइए नीचे कितनी हो गई? 4। और चारों में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो हो जाएगी 23। कितनी हो जाएगी? 23। ये देखिए क्लियर हो रहा है ना? 23 और यहाँ पर भी कितना? 23। ये कितना हो गया? 23। तो बताइए मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46। और डॉटर सेल में कितनी हो गई? 23। तो बताइए 46 का आधा 23 है कि नहीं है? इसलिए इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और यह किस में होता है? जनरेटिव सेल में। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस किस में होगा? जनरेटिव। सबको समझ में आ गया? बताइए समसूत्री विभाजन में एक सेल से कितनी सेल? 2। अर्धसूत्री विभाजन में एक सेल से कितनी? 4। क्लियर हो गया? अब अगला शब्द देखते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। तो वृषण पुरुष का जनन अंग है। तो मानव में हो गया ना, ऐसे एल्गी में दूसरा नाम रहेगा, फंजाई में दूसरा नाम, लाइकेन में दूसरा नाम, ऐसे अलग अलग नाम रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से आप जानते रहिए टेस्टिस क्या है? पुरुष का जनन अंग है। हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। संख्या कितनी होती है? 2। क्लियर हो गया? इसके बाद आ गया ओवरी। अब क्या आ गया? ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। ये महिला का जनन अंग है। इसकी भी संख्या कितनी है? 2 अंडाशय हर फीमेल के पास होता है। लेकिन दोनों ओवरी, एक खास चीजें जान लीजिए, दोनों ओवरी हर महीने काम नहीं करती है। अगर एक ओवरी जनवरी में काम कर रही है, अंडा निकाल रही है, तो फरवरी में दूसरी इधर वाली ओवरी निकालेगी, फिर मार्च में इधर वाली ओवरी, फिर अप्रैल में इधर वाली ओवरी, यानी हर महीने अलग अलग ओवरी काम करती है। तो ओवरी समझ गए कि नहीं? ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय। अब देखिए अगला शब्द क्या है? यूटेरस। यूटेरस को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। तो पुरुष के पास तो सिर्फ जनन अंग यही होता है, लेकिन
महिला के पास यानी फीमेल के पास एक थैली और होती है जिसमें बच्चा बनता है। उस थैली को क्या कहते हैं? गर्भाशय, या कुछ लोग इसे बच्चेदानी भी कहते हैं। समझ गए ना? तो होता क्या है कि देखिए, यहां से अंडा बनेगा, अंडा का मतलब अंडाणु बनेगा और ये जाएगा, यहां से निकलेगा, इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। विस्तार से कभी आप समझेंगे तो चीजें मैं बताऊंगा। और जो पुरुष के वृषण में क्या बनेगा? स्पर्म। क्या बनेगा? स्पर्म। तो स्पर्म आएगा और यहां से अंडा बना था, दोनों एक साथ निषेचन करेंगे और जाकर गर्भाशय में बच्चे का निर्माण करेंगे। आगे शब्द आएंगे, समझिए ध्यान से। ओवरी समझ गए, यूटेरस समझ गए। यूटेरस को हिंदी में क्या कहते हैं? बाकी सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? बच्चेदानी। अब अगला शब्द क्या है? स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? तो देखिए, स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु और बनता कहाँ है? टेस्टिस के अंदर। कहाँ बनता है? टेस्टिस, यानी वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, इस तरह से वृषण में बनता है। कौन? शुक्राणु। ये बताइए, नर के अंदर बनेगा कि मादा के अंदर? नर के अंदर। और अंडाणु, अगला शब्द क्या है? अंडाणु यानी ओवम, ये कहाँ बनेगा? मादा के अंदर। अब बताइए आप लोग, स्पर्म बताइए टेस्टिस के अंदर बनेगा कि ओवरी के अंदर? टेस्टिस के अंदर। ओवम कहाँ बनेगा? ओवरी के अंदर। ओ से ओवम, ओ से ओवरी। क्लियर हो गया ना? अब टे से टेस्टिस तक ये नहीं मैच कर रहा है कि नहीं है? लेकिन जब एक मैच कर गया तो एक तो आप अपने से अंदाजा लगा लेंगे ना। तो स्पर्म बताइए टेस्टिस के अंदर बनेगा ना? पुरुष के अंदर कि महिला के अंदर? पुरुष के अंदर। इतना सब लोग समझ गए ना? अब अगला शब्द आता है गैमीट। गैमीट को हिंदी के अंदर कहते हैं युग्मक। अच्छा, तुम लोगों को गैमीट आसान लग रहा है कि युग्मक? गैमीट। इंग्लिश सीखते सीखते धीरे धीरे आसान हो जाएगी, तो गैमीट ज्यादा आसान लग रहा है। तो देखिए, गैमीट को हिंदी के अंदर युग्मक कहते हैं। तो चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा, तो नर युग्मक जो होता है वो क्या होता है? शुक्राणु। अब मादा युग्मक जो होता है वो अंड। यानी कि आप कह सकते हैं गैमीट कितने तरह का? दो, एक मेल गैमीट, एक फीमेल गैमीट। जो मेल गैमीट है उसको क्या कहेंगे? शुक्राणु। और जो फीमेल गैमीट है उसे, क्लियर हो गया? तो गैमीट कितने तरह के? दो। एक बात ये भी जानते रहिए कि गैमीट जो होते हैं वो यन होते हैं और जो जाइगोट होते हैं 2n होते हैं। ये बात अभी आपको स्पष्ट हो जाएगी, इस पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, गैमीट तक आप समझ गए। अब आता है फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? बोलिए। हिंदी में निषेचन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में क्या क्या कहेंगे? निषेचन। तो नर युग्मक का नाम क्या है? बोलिए। शुक्राणु। मादा युग्मक का नाम क्या है? नर युग्मक कहां से निकलेगा? टेस्टिस से। टेस्टिस से निकलेगा। मादा युग्मक कहां से? ओवरी से। दोनों यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब होती है, इसी में आकर के मिलते हैं। जैसे जल की दो बूंदें हैं, आप देखेंगे करीब ले जाएंगे तो दोनों एक में मिल जाएंगे। उसी तरह से नर युग्मक और मादा युग्मक यानी स्पर्म और ओवम क्या होते हैं? मिल जाए। अब मिलने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन। क्लियर है? आप लोग बताइए कि नर युग्मक और मादा युग्मक फीमेल की बॉडी के अंदर मिलते हैं कि मेल की बॉडी के अंदर? सोच के, फीमेल के अंदर मिलते हैं। मेल तो अपना स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर छोड़ देता है, अब ये फीमेल की बॉडी के अंदर ही मिल करके चाइल्ड का निर्माण करते हैं। समझ गए? तो अब निषेचन भी समझ गए। अगला आता है जाइगोट। क्या है? जाइगोट। हिंदी के अंदर कहते हैं युग्मनज। तो जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मिल जाते हैं तो जो कोशिका बनती, पहली कोशिका जो बनती है उसे क्या कहते हैं? जाइगोट। एक दिन बताइए, हम सभी लोग जाइगोट थे कि नहीं थे? नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिला होगा तो हम लोग भी एक दिन क्या थे? जाइगोट। हम लोगों की भी एक दिन केवल एक ही कोशिका थी और हम लोग आंखों से दिखाई भी देने लायक नहीं थे।
आज इतने भारी भरकम हैं हम लोग, है कि नहीं है? इतने एडवांस टाइप के आज हम लोग हैं, लेकिन एक दिन हम लोग इतने छोटे थे कि आंखों से दिखाई भी नहीं दे सकते। वही हम लोगों की पहली कोशिका थी जिस दिन हम लोगों का निर्माण हुआ था, और वो कोशिका क्या कहलाई थी? जाइगोट। क्लियर हो गया? तो नर और मादा कोशिकाएं यानी कि इस शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद जो कोशिका बनती है उसे कहते हैं युग्मनज यानी कि जाइगोट। क्लियर हो गया? अब देखिए प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, ये शब्द क्या है? तो देखिए सेल होती है ना, ये दो सेल हैं। गैमी का मतलब होता है मिलना, गैमी का मतलब क्या होता है? मिलना। ये दो सेल हैं, इनके अंदर केंद्रक है। तो ये बताइए अगर ये दोनों कोशिकाएं आपस में मिलना चाहें तो पहले बताइए इसका साइटोप्लाज्म मिलेगा कि पहले केंद्रक मिलेगा? पहले साइटोप्लाज्म, क्योंकि पहले तो साइटोप्लाज्म ही पड़ेगा ना। अब जैसे कोई बाहर से एंट्री करे तो पहले गेट ही आएगा ना, कि पहले बीच की फील्ड आ जाएगी? पहले गेट आएगा। तो ये बताइए ये बाहर की बाउंड्री पहले मिलेगी ना, तो ये साइटोप्लाज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म का मिलना क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी। और फिर बाद में केंद्रक भी मिलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? कैरियोगैमी। क से कैरियो, क से केंद्र, केंद्रक का मिलना क्या है? कैरियोगैमी। साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्म का मिलना क्या है? प्लाज्मो। क्लियर हो गया यहां तक? अब अगला शब्द आता है हैप्लॉयड। क्या आता है? हैप्लॉयड। जब किसी कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो तो उसे कहते हैं हैप्लॉयड या फिर अगुणित। अब बताइए, ये बताइए हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? हैप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या आधी है, 46 न होकर के कितनी है? 23। क्लियर है? और जब ये पूरी संख्या रहे 46 तो इसे बोलते हैं डिप्लॉयड यानी कि द्विगुणित। अब आप लोग बताइए जो गैमीट होगा, ये गैमीट बताइए हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? हैप्लॉयड रहेगा। यानी कि अगर पुरुष का गैमीट है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 23। नर हो चाहे मादा, तो नर का 23 और मादा का भी क्या होगा? 23। जब दोनों क्या करेंगे? बोलिए फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन, जब दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। कितना हो जाएगा? 46। जब 46 हो जाएगा तो क्या बनेंगे? जाइगोट। तो अगर कोई पूछे कि जाइगोट के अंदर, अगर मानव का जाइगोट है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 46। और अगर गैमीट है तो कितना रहेगा? 23। अब एक बात इसी के साथ ये भी बता दो, गैमीट बताओ अगुणित है कि दुगुणित है? अगुणित है। जाइगोट क्या है? दुगुणित, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दूना, 46। तो ये मानव के अंदर 23-46 है, किसी के अंदर 7-14 हो सकता है, किसी के अंदर 25-50 हो सकता है, किसी के अंदर 20-40 हो सकता है, लेकिन हम मानव के संदर्भ में ही सारी बातों को बताए हैं। क्लियर हो गया? तो इन शब्दों की जानकारी आपको अगर रहेगी तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बड़े ही आराम से पढ़ पाएंगे। तो बताइए आप सारे शब्दों को समझ गए हैं? तो इसे आप 2-3 बार इस लेक्चर को देखेंगे। जो शब्द में मैंने बताया है, जो चीजें, वो सामने छोटा छोटा लिख भी सकते हैं, या वैसे भी 2-3 बार लेक्चर देखेंगे तो आपको सारी चीजें अपने से याद हो जाएंगी। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ शब्द थे। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। क्लियर हो गया? तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।